channel Competitive Dreamer. Today we are going to study about अकबर. लास्ट क्लास में अकबर हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम राजपूत की पॉलिसीज पढ़ेंगे, रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे अकबर का, मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे. सो राजपूत पॉलिसी. अब अकबर में क्या था, अकबर ने राजपूत पॉलिसीज में राजपूत पॉलिसी अपनाई. राजपूत पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी अकबर के लिए बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ अकबर. विदाउट राजपूत के सपोर्ट के अकबर अपना ग्रेट एम्परर नहीं बना पाता. अब देखिए इसने सबसे पहले क्या करा कि इसकी राजपूत पॉलिसी को बोला गया मास्टर पॉलिसी ऑफ अकबर. अकबर की मास्टर पॉलिसी बोला गया कौन सी, राजपूत पॉलिसी को. और अकबर जानता था कि राजपूत अपने रिस्पेक्ट के लिए और एंड सेल्फ ऑफ प्राइड के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो और ये राजपूत वीकर जो उनसे रूलर है उनके कहने पे तो नहीं आते. तो अकबर ने पहले पावर दिखाई. जो राजपूत रूलर अगर उसके फरमान से नहीं माने थे, उसकी बातों से नहीं मान रहे थे, तो उनको पावर दिखा के अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था. किसने, अकबर ने. ओके, फिर अब थर्ड पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं कि जागीरदारी एंड मनसबदारी. अब ये जागीरदारी मनसबदारी क्या है, देखिए जब अकबर ने राजपूत पॉलिसी अपनाई तो उसने क्या कहा राजपूतों से, राजाओं से बोला कि आप अपने एंटायर जितना भी आपका एरिया है उसमें रूल करिए, बट उसमें रूल आप करिए जैसे आपको करना है, बस हमें कुछ टैक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो राजपूत भी उनने भी इस पॉलिसी को माना क्योंकि उनने सोचा कि अगर हमारा कुछ नहीं जा रहा हम तो रूल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, और इसके बाद हमें एक और प्रॉफिट है कि हम एक बिग एम्पायर का एक हिस्सा बन जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट, मैनी राजपूत किंग्स मैरिड देयर डॉटर टू मुगल. अब क्या हुआ कि हम फोर्थ पॉइंट ये देखते हैं कि राजपूत किंग्स हैं, तो मैनी राजपूत किंग्स थे, उनने अपनी बेटियों की शादी मुगल्स से कराई. क्यों कराई, क्योंकि फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर एम्पायर, अपने एम्पायर को और अपने पावर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर पावर, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, एक मुगलिया सल्तनत में ऐड होने के लिए कुछ राजपूत किंग ने अपनी बेटियों की शादी मुगल्स से करवाई. मुगल्स मींस मुगल्स पे जो उच्च पद पर थे किंग के लड़के. यहाँ अकबर से भी हमने देखा कि अकबर की भी बीवी जो थी वाइफ थी हरका बाई, वो भी आमेर की राजकुमारी थी. ओके, अब गाइस आगे हम पढ़ते हैं. राजपूत पॉलिसी में जितने भी राजा थे किंग थे, सबने राजपूत पॉलिसी अपना ली, मतलब सबके ऊपर लागू हो गई थी. बट एक्सेप्ट किसने नहीं माना था, मेवाड़ के जो राजा थे उनने सरेंडर नहीं किया था, और रणथंभौर के इन दोनों ने कभी भी सरेंडर नहीं किया था अपनी लाइफ में. ओके, अब हम आगे देखते हैं कि उसका फिफ्थ पॉइंट राजपूत पॉलिसी का, कि राजपूत पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट हो पाई इंडिया में, बिकॉज ऑफ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी. अब ये क्या है, लिबरल रिलीजियस पॉलिसी मींस अकबर अपने आप को सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहता था. क्योंकि उसने क्या बनवाए, उसने टेम्पल्स बनवाए, उसने वो फेस्टिवल बनाता था जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, ये सब बनाता था. वो ये शो करना चाहता था कि मैं हिंदुओं का विरोधी नहीं हूं. अगर लिबरल रिलीजियस पॉलिसी नहीं अपनाता वो, तो राजपूत पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता इंडिया में. ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं कि सिक्स पॉइंट, कि इसके जो 9 जेम्स तो जो थे, इसमें से 4 क्यों थे, हिंदू ही थे. ठीक है, 4 वर हिंदूज. इसमें से राजा मान सिंह, सेकंड देखते हम टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, एंड द फोर्थ वन इज तानसेन.
तो ये जो चार थी, चार कौन थे? हिंदू थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर ने क्या सीखा था? सुलह-ए-कुल नीति अपनाई थी। सुलह-ए-कुल, ये इसके टीचर मुल्ला पीर मोहम्मद ने इसे सिखाया था। किसने सिखाया था? टीचर ने। सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल मींस किसी से लड़ाई नहीं करना है, बल्कि अपनी बातों से ही उसको अपने अंडर में करना है, ठीक है। तो ये ज्यादा वार किए नहीं थी इसने, जितने वार किए थे राजपूत को अपने फरमान के जारी इसने क्या किया था? उनसे सरेंडर करवा लिया था। इसके आगे हम देखते हैं मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके आगे मनसबदारी सिस्टम, ओके। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है? मनसबदारी सिस्टम, अब मनसबदारी सिस्टम मुगल्स टाइम में ही स्टार्ट हुई, इससे पहले ना थी, ठीक है। इससे पहले किसी ने भी अप्लाई नहीं किया था। अब ये मनसबदारी सिस्टम अकबर ने अडॉप्ट किया मंगोल्स से, ठीक है। मंगोल्स से अडॉप्ट किया क्या? मनसबदारी सिस्टम। अभी बेसिकली क्या था मनसबदारी सिस्टम? कि इट इज द कैटेगराइजेशन एंड रैंक के लिए ये बनाया गया था। किसकी रैंक? सोल्जर्स की रैंक हो, चाहे सिविल कमांडर्स की रैंक हो, सिविल सर्विसेज वालों की रैंक हो, किसी की भी रैंक हो, सबकी मनसबदारी के अंदर रैंक रहती थी। चाहे वो बीरबल हो, टोडरमल हो, तानसेन हो, चाहे कोई भी हो, सबकी मनसबदारी सिस्टम दिया गया था। और उसी मनसबदारी सिस्टम से सबको सैलरी दी जाती थी। अब मनसबदारी सिस्टम से टू चीज एसोसिएट है, टू थिंग्स एसोसिएट जुड़ी हुई हैं विद मनसबदारी। अभी दो चीज कौन सी हैं? पहली है जाट एंड दूसरी है सवार। ये सवार मतलब क्या है? सवार मीन्स कैवेलरी प्रेजेंट और अंडर इन एनी पर्सन। कैवेलरी मीन्स होगा जितने सोल्जर्स हैं, जैसे कि कोई 500 का कैवेलरी है, मतलब 500 का मनसबदार है, तो उसके अंडर में 500 सोल्जर्स रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें भी तीन चीज कैटेगरीज हैं, ठीक है। तीन कैटेगरीज हैं। पहली खान, अब खान हो गया। सेकंड है आमिर एंड द थर्ड वन इज उमरा, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि आपको कि अभी अगर 100 लोग हैं किसी के अंडर में, 100 सोल्जर्स हैं और 100 जाट हैं, 100 जाट 100 सवार, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी उस पर्सन को? 100 रुपए। अब यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। सिस्टम क्या आएगा? अगर जाट कम है, सवार ज्यादा है, सवार मीन्स सोल्जर्स ज्यादा हैं, जाट कम है, तो वो आएगा खान, उसको बोलते थे। आमिर किसको बोलते थे? जब जाट और सवार इक्वल रहता था। और उमरा होता था जब जाट बड़ा होता था सवार से। और उमरा ही एक्चुअली में प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट्स होते थे। प्रोमिनेंट सिविल सर्वेंट्स कौन होते थे? उमरा, ठीक है। अब जैसे बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, जो बड़े बड़े यहाँ के जो अधिकारी थे अकबर के टाइम के, तो वो उमरा में आते थे, क्योंकि उनको लड़ाई करने तो जाना नहीं था, वॉर करने जाना नहीं था, बैटल करते नहीं थे, तो वो उमरा में आते थे। वो सोल्जर्स कम रखते थे, लेकिन जाट उनका जाट ज्यादा रहती थी, मतलब कि पैसे ज्यादा लेते थे, ठीक है। और खान क्या होते थे? वो फुल्ली मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिनके पास सोल्जर्स ज्यादा होते थे और जाट कम होती थी, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि रैंक्स इनकी जो होती थी 5, 10, 15, 20, 50, 500, 1000, 5000 तक जाती थी। 5000 का कौन था मनसबदार? ये था राजा मान सिंह। सबसे बड़ा मनसबदार अगर अकबर के टाइम में कोई था तो राजा मान सिंह था। और अकबर का स्टेप ब्रदर भी, दोनों सेम लेवल पर थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मनसबदारी, कितने मनसबदार थे अगर अकबर के टाइम पे देखा जाए तो? अकबर के टाइम पे 900 टोटल मनसबदार थे, विच वॉज इंक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। कितने हो गए थे? 33,000 तक मनसबदार हो गए थे। 33,000 तक मनसबदार हो गए थे। किसके टाइम पर? अकबर के टाइम पर, ठीक है, सॉरी औरंगजेब के टाइम पर। अब क्या हो रहा था? औरंगजेब के टाइम पर देखा गया कि 1/3 जो मनसबदार हैं, 1/3 मनसबदार वो सब क्या थे? हिंदूज थे एंड मराठास थे। कौन थे? हिंदूज एंड मराठा। अब मनसबदारी से प्रॉब्लम क्या हुई? देखिए कि मनसबदारी क्या होता था कि कॉम्पिटिटिव होती थी। अब मनसबदारी में समझना क्या होता है?
अब मनसबदारी जैसा हैगा, किसी के भी अंडर मनसबदारी, तो मनसबदारी में ये होता था कि मेरे अंडर में जितने लोग हैं मैं उनका संरक्षण करूंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसी उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। अब अलग अलग डिफरेंट मनसबदार जब मुगल्स आर्मी के लिए लड़ने आते थे, डिफरेंट मनसबदार जब एक साथ मुगल आर्मी के लिए लड़ने आते थे, इट वाज जस्ट लाइक अ क्राउड पीपल, नॉट एन रियल आर्मी, रियल आर्मी की तरह नहीं थे, ये क्राउड पीपल की तरह दिखते थे, ठीक है। और यही कारण था कॉम्पिटिटिव, एक याद रखना आपकी, कॉम्पिटिटिव मनसबदारी के कारण ही, कॉम्पिटिटिव मनसबदारी के कारण ही मुगल एम्पायर आगे चल के डूब गया था, कॉम्पिटिटिव मनसबदारी के कारण। अभी कैसे मैं समझाता हूं आपको। बस कॉम्पिटिटिव मनसबदारी के कारण ही आगे चल के मुगल एम्पायर का पतन हुआ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ। अब क्या होता था कि हर इंसान अपने आप को मनसबदार समझता था, ठीक है। अब जब ये मनसबदारी सिस्टम, जब ये औरंगजेब के बाद बड़े बड़े जब तक रूलर रहे तब तक तो ही चला, उसके बाद औरंगजेब के बाद अपने आप को लोग क्या करने लगे, अनाउंस्ड इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया लोगों ने अपने आप को, और अगेंस्ट रूलर जो यहाँ पे किंग था दिल्ली सल्तनत का, उसके अगेंस्ट ही विद्रोह कर दिया। तो मनसबदारी सिस्टम के कारण ही हम ये बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर का पतन हुआ, ठीक है। और गाइस एक और चीज याद रखिएगा, मनसबदारी सिस्टम से हम ये पता नहीं कर सकते थे कि कौन सा इंसान कितने लेवल तक का है, ठीक है। बीरबल और टोडरमल भी मनसबदार थे, ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि बीरबल की जो डेथ हुई थी वो भी वॉर में हुई थी, बीरबल वॉर करने गया था, बैटल करने गया था, जिसमें बीरबल की डेथ हो गई थी, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं जागीरदारी सिस्टम, तो हम आगे पढ़ेंगे जागीरदारी सिस्टम, ओके। मनसबदारी सिस्टम तो हो गया, जागीरदारी सिस्टम क्या था, जागीरदारी सिस्टम। अब जागीरदारी सिस्टम क्या है कि अकबर ने अनाउंस किया कि देंगे लैंड ग्रांट्स देंगे इन ल्यू ऑफ कैश सैलरी। इसका मतलब यह होता है कि अब जमीन से हम किसी को इंसान जो भी होते थे सोल्जर्स, उनको क्या देते थे, जमीन दे देते थे, वहां से आप क्या लो, कैश में, कैश सैलरी की बजाय जमीन देंगे, वहां से आप टैक्स लो, रेवेन्यू लो, वहां से कलेक्ट करो, वही आपकी सैलरी रहेगी। ये किसने अनाउंस कराया था, अकबर ने कराया था, ठीक है। और ये अकबर से चली, अकबर ने करा था, ठीक है। फिर जहांगीर ने कंटिन्यू इसे रखा था, जहांगीर के बाद शाहजहां ने भी कंटिन्यू रखा, फिर औरंगजेब ने भी कंटिन्यू रखा। इसके बाद इसके जो रूलर आए औरंगजेब के बाद, उन्होंने क्या करा कि इसको परमानेंट कर दिया था। यही बहुत बड़ी इनसे प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आगे देखते हैं कैसे हो गई प्रॉब्लम ये। अब क्या होता था कि जब मुगल एम्पायर स्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है, मुगल एम्पायर स्टेबलाइज्ड हो गया, ठीक है, तब इसमें क्या आई, महंगाई आई। क्या हो गया कि प्राइसेस वर इंक्रीज्ड। जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए, समझना बात को, कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो चुके थे, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, तो वहां के जो भी मनसबदार थे, वहां के जो रूलर थे, वो उनने कहा कि उनसे झेला नहीं जा रहा था ये, तो उनने क्या, लोन लेना स्टार्ट कर दिया। क्या, लोन लेना स्टार्ट कर दिया। यहां तक कि ये जो जागीरदारी वाली सिस्टम थी, औरंगजेब के टाइम पर ओवरहेड हो गई, ओवरहेड हो गई, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स को, जो भी जिसने मनसबदारी ली होगी उसने जागीरदारी भी ली होगी, और इतने सारे सोल्जर्स को खाना पिलाना, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई जागीरदारी सिस्टम को। अब इस प्रॉब्लम से क्या हुआ, आगे चलते चलते जब औरंगजेब के बाद जो रूलर आए, उनने इसे परमानेंट कर दिया। जब ये परमानेंट हो गया तो पीपल बोल सकते हैं, कमांडर्स जो भी हैं, मनसबदार ने क्या करा, मनसबदार अनाउंस्ड देयर इंडिपेंडेंस। मीन्स उनने अनाउंस कर दिया कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के अंडर में आकर के काम नहीं करेंगे, और ये जागीरदारी हमारी परमानेंट हो गई है, तो अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम से ही मुगल एम्पायर ऊपर उठा, बट पतन होने का कारण भी मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम ही था, ओके। हम आगे पढ़ते हैं कि रेवेन्यू सिस्टम, ओके, रेवेन्यू सिस्टम अकबर का कैसा था।
अब रेवेन्यू सिस्टम अकबर वैसे चला रहा था जो कि चला आ रहा था आगे से, ठीक है, जैसा कि बाबर ने चलाया, हुमायूं ने चलाया, शेरशाह ने चलाया। फिर अकबर ने क्या करा कि वैन अकबर कॉन्कर्ड गुजरात, गुजरात उसने जीता, देन ही ब्रॉट टोडरमल विथ हिमसेल्फ, ठीक है। जब अकबर ने क्या जीता, जब अकबर ने गुजरात जीता, तो गुजरात जब जीता था तो गुजरात में जब विक्ट्री पाने के बाद टोडरमल कौन था, टोडरमल गुजरात का कौन था, गुजरात का मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर बोल सकते, रेवेन्यू मिनिस्टर था, कहाँ का, गुजरात का। उसको वो अपने मुगल कोर्ट में लेकर के आया। फिर इसी रेवेन्यू सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त कहा गया, टोडरमल बंदोबस्त से संभाला, ठीक है। और टोडरमल के ही कारण अकबर को हम बोल सकते हैं कि टोडरमल के ही कारण अकबर के पास इतना ज्यादा क्या रहा, पैसा रहा, और इसकी इकोनॉमी बोल सकते हो आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही, ठीक है। अब इसमें क्या देखा गया कि इसने पहले तीन टाइप के सिस्टम, तीन टाइप के रेवेन्यू टैक्सेस लगाए। पहला जब्ती सिस्टम, अब जब्ती सिस्टम क्या था गाइस, कि जब्ती सिस्टम में जो भी ऑफिसर्स थे वो विलेज में आते थे और विलेज में आकर के क्या करते थे, कॉन्फिस्केटेड दी क्रॉप्स लेकर के चले जाते थे रेवेन्यू के बदले, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं कि बटाई सिस्टम, सेकंड हैगा बटाई सिस्टम। अब जो बटाई सिस्टम है, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम फॉर कलेक्टिंग, या बोल सकते हैं टू कलेक्ट दी रेवेन्यूज, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम टू कलेक्ट द टैक्सेस, ठीक है। सबसे ये पुराना सिस्टम था, क्या, बटाई सिस्टम में। अब बटाई सिस्टम में क्या होता था कि बटाई सिस्टम में होता था कि जो भी क्रॉप्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्रॉप्स डिवाइड हो जाएगी बिटवीन कलेक्टर, जो भी कलेक्ट करने आते थे, एंड प्रोड्यूसर के बीच में, प्रोड्यूसर और कलेक्टर के बीच में क्रॉप्स का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी तीन टाइप्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको सिस्टम देखते हैं। अब बटाई सिस्टम में मैंने बताया कि ये कलेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में डिवाइड होता था। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है खेत बटाई, दूसरा होता है लांग बटाई, तीसरा होता है रास बटाई, ठीक है। अब तीनों अलग अलग चीज हैं। अब खेत बटाई क्या होता था कि जब क्रॉप्स उपज, मतलब जब भी लगाते थे, क्रॉप्स लगाने से ही पहले, हार्वेस्ट होने से पहले ही डिवाइड हो जाता था कि इतने पार्ट में भाई तुम्हारा रेवेन्यू है और इतना पार्ट में पर्सनल फार्मर्स का हो जाता था, ठीक है। अब लांग बटाई क्या होता था कि जब क्रॉप्स लेते थे आफ्टर हार्वेस्टिंग, ध्यान से सुनना इसे, कि आफ्टर हार्वेस्टिंग बट बिफोर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होने से पहले और हार्वेस्ट होने के बाद ये लेते थे, उसको बोलते थे लांग बटाई। और एक रास बटाई होती थी, जब फाइनली पूरा हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग हो जाती थी, तब वो क्रॉप्स लेकर के चाहते थे, उसको बोलते थे हम रास बटाई, ठीक है। अब ये दो हो गए, मैंने जब बटाई हो गया और जब्ती सिस्टम हो गया, बटाई सिस्टम हो गया। और थर्ड हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, दसाला सिस्टम। तीन टाइप के पढ़ने थे, थर्ड ये लास्ट है, दसाला सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, इसमें देखा इन लोगों ने कि लास्ट ईयर का जो जितना भी एवरेज रेवेन्यू टैक्स आया था, एवरेज रेवेन्यू टैक्स ऑफ लास्ट ईयर का जो एवरेज रेवेन्यू टैक्स था, उसको ये इस साल लागू करते थे, उसको बोलते थे हम दसाला सिस्टम। ओके गाइस, इसके बाद देखिए पूरी वीडियो, अगर दोनों वीडियो आप देख लेना, अगर जिसमें ये वीडियो देखी हो तो इससे पहले भी एक वीडियो डली थी, वो देख लेना। तो अकबर का हमने फुल्ली तरीके से, अकबर को पूरा एक्सप्लेनली तरीके से पढ़ लिया है। ओके गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।